सॉइल। मृदा पृथ्वी पर जैविक अजैविक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाली भूपर्पटी के ऊपर ही अवस्थित है। अर्थ पर बने मैग्मा से लावा का कन्वर्जन, लावे के डिग्रेडेशन से बने खनिजों को अथवा चट्टानों के डिग्रेडेशन निक्षेप से बने कणों को मृदा कहा जाता है। अर्थात मृदा में सभी जैविक अजैविक अभिक्रियाएं शामिल होती है और भूप्रपटी के ऊपरी परत मृदा कहलाती है, जो कि डिफरेंट कलर्स में मौजूद हो सकती है, काले, भूरे, हरे। यह हमारे इकोसिस्टम के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जिसमें क्लाइमेट चेंज से लेकर न्यूट्रिशन, जैविक पौधों का उत्पन्न होना और फ्लड, बाढ़ आना कई प्रकार की अभिक्रियाओं में शामिल होती है, जैसे वाटर प्योरिफिकेशन, कार्बन सिक्वेंसिंग, कल्चरल हेरिटेज और न्यूट्रिशन साइक्लाइजेशन। यह मृदा बनती कैसे है? प्राथमिक तौर पर ज्वालामुखियों से उत्पन्न होने वाला मैग्मा, जो कि ठंडा होने पर लावा बनता है और अधिक ठंडा होने पर रॉक की फॉर्म कन्वर्जन करता है, जो कि अणुओं की या परमाणु की जैविक सेडिमेंटेशन रॉक का फॉर्मेशन करता है, जिनके डिग्रेडेशन इरोजन से रेत मिट्टी बनती है। इसको समय के अनुसार निक्षेपों का महत्व बहुत अधिक है। चट्टानों का समयानुसार जीवों द्वारा अर्थात मोस और लाइकेन द्वारा इस चट्टानों का निक्षेप अपघटन कर दिया जाता है। इसकी वेदरिंग, एयर पार्टिकल, जलवायु परिवर्तन भी महत्व रखती है, जो कि डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्जन हो जाता है। इससे न्यूट्रिशन का डिवाइडेशन होता है और जैविक अभिक्रियाओं का अथवा घनत्व के आधार पर डिवाइडेशन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल के फॉर्मेशन में टोपोग्राफिक, क्लाइमेट चेंज, पेरेंटल मटेरियल, प्लांट एंड एनिमल और समय शामिल है। मृदा के निर्माण में वेदरिंग महत्वपूर्ण मानी गई है, जो कि 3 प्रकार की होती है: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में बड़ी चट्टानें टूटकर सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाती है। यह तापन, शीतलन, विलयन, निर्माण और हिमनद इत्यादि की वजह से हो सकता है। इरोजन और वेदरिंग में अंतर क्या होता है? इरोजन तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उदाहरण के तौर पर हिमालय से आने वाले अवक्षेप उत्तर प्रदेश और गंगा के तटों पर अवस्थित है, और वेदरिंग उसी चट्टानों का टूटकर मृदा में कन्वर्ट होना, ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण दें तो बारिश में जब अवक्षेपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो इरोजन कहलाता है, और उनका डिग्रेडेशन तापन और शीतलन द्वारा या बायोमास, बायोलॉजिकल वेदरिंग द्वारा होना या मृदा में कन्वर्जन होना, यह वेदरिंग कहलाता है। केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और कार्बनाइजेशन की वजह से होता है, अर्थात डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि ताजमहल के संगमरमर का डिग्रेडेशन, कारण ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का H2O से रिएक्शन करके एसिड बनाना, जिससे पार्टिकल का घनत्व कम होता है अथवा पार्टिकल लूज होते हैं, जिससे डिग्रेडेशन होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसमें मोसेस और लाइकेन का चट्टानों पर जमने से उनका डिग्रेडेशन होता है, अर्थात पार्टिकल्स में टूटते हैं। जलवायु के आधार पर किस प्रकार की मृदा बनेगी वो चट्टानों पर निर्भर करती है, और चट्टान जैसे कि तुरंत ठंडी हुई चट्टान अथवा आग्नेय चट्टान का डिग्रेडेशन से काली मिट्टी बनती है। इनको प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु कारक, धरातलीय कारक और जैविक कारक सम्मिलित है। जलवायु कारकों में नमी, तापमान, विघटन की दर, मृदा में घुलनशील पदार्थों का विघटन होना, अम्लता, पीएच स्तर, बैक्टीरिया, जीवाणु की प्रकृति शामिल होती है।
धरातलीय कारकों में ऊंचाई, ढलान अर्थात कितना विस्थापन हो रहा है, अपवहन की दर और अपरदन का स्वभाव सम्मिलित होते हैं। जैविक कारकों में मोसेस, लाइकेन की प्रकृति, केचुआ, चींटी, पोषक तत्वों का निर्माण, जड़ तंत्र, पौधों का पत्तियों का गिरना, इन्हीं से मृदा की पोषकता डिपेंड करती है, जैसे कि नाइट्रोजन उर्वरक, ऑक्सीजन, मेटेलिक कंपाउंड, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि का होना, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। मृदा को कई प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे डोमेस्टिक, फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, और एनवायरनमेंट उपलब्ध CO2 जो कि एसिडिफिकेशन H2O के साथ रिएक्ट करके, वर्षा जल के साथ रिएक्ट करके एसिडिफिकेशन करती है। एनवायरनमेंट उपलब्ध अमोनिया, नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करती है। फसल चक्रण में प्रभावित करने वाले कारक पौधों की पत्तियों का गिरना, कैटायनिक और एनायनिक अभिक्रियाओं द्वारा मेटेलिक कंपाउंड का फसल चक्रण में शामिल होना महत्वपूर्ण कारक है। सोइल प्रोफाइल यह दो स्तरों से बनी है, जैविक स्तर और खनिजीय स्तर। जैविक स्तरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शामिल होना महत्वपूर्ण है, जिसको ह्यूमस कहा जाता है। खनिजीय स्तर में यह कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, खनिज 1, खनिज बी, संस्तर सी और डी, आर। सोइल प्रोफाइल में ऊपरी स्तर ओरिजिन ओ शामिल होता है, जो कि कुछ सेंटीमीटर तक ही होता है। उसके बाद टॉप सोइल, सब सोइल, पेरेंटल सोइल और बेडरॉक जो आर होरिजन में आते हैं। होरिजन एफ में मोर, मॉडल, मूल 3 शामिल होते हैं। होरिजन ए यह गहरा रंग का होता है, अर्थात काला या ब्राउन, डार्क ब्राउन होते हैं। होरिजन ओ में ऑर्गेनिक मैटर शामिल होते हैं और होरिजन बी में क्ले पैटर्न होता है। यह हल्के कथई रंग का होता है, जो कि जल भंडारण में कार्यरत होता है। ये चिकनी मिट्टी, एल्यूमिनियम या लोहे आदि का जमाव होते हैं। सी संस्तर में पौधे गहरे लंबी जड़ें पहुंचती है और इनकी विशेषता आधार शेल की संरचना पर निर्भर करती है। यह ग्ले परत भी कहते हैं। डी और आर संस्तर यह संगठित, दृढ़ एवं कठोर आधारित चट्टानों का संस्तर है, जो मृदा के नीचे स्थित होता है। यह रॉक पैटर्न से बना होता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल यह कार्बनिक पदार्थों, मिनरल मैटर, मृदा जल, मृदा वायु और ऑर्गेनिक मैटर से शामिल होते हैं, जिन्हें पहला है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वह जीव जंतु जिनमें कार्बन की मात्रा अधिकता पाई जाती है, जिन्हें ह्यूमस भी कहा जाता है। उनका डिग्रेडेशन होना ह्यूमस कहलाता है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स द्वारा किया जाता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का यूरिया में कन्वर्जन और कार्बन CO2 गैस का कार्बन का स्थिरीकरण मृदा में शामिल है। मिनरल्स यह मृदा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनको खनिज के रूप में जाना जाता है। यह मृदा मंडल के अति महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि ये मृदा का निर्माण में सहायक होते हैं। ये पौधे की जड़ों को अवशोषित होकर विभिन्न भागों में अर्थात जीवद्रव्य की रचना में वृद्धि में भाग लेते हैं। खनिजों के अंतर्गत ओलिवन, पोटाश, कैल्सिक, क्वार्ट्ज, फेल्सपार आदि सम्मिलित हैं। मृदा मंडल में ऊपर से नीचे जाने पर खनिजों का आकार बढ़ता जाता है और लाइक सेडिमेंटेशन रॉक, जो कि पृथ्वी के दबाव और तापमान की वजह से डायमंड्स, क्वार्ट्ज, फेल्सपार वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं। सॉइल वाटर जो कि मृदा की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है और पोषक तत्वों को मृदा में घोलने में मदद करती है। मृदा में स्थित जल की मात्रा का निर्धारण जल वर्षा, हिमद्रवित जल के मृदा के अंतःसंचरण की दर तथा मृदा के जल धारण करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। मृदा में उपस्थित जल
कुछ निम्नानुसार हो सकते हैं, जैसे कि संतृप्त अवस्था। इस अवस्था में मृदा में स्थित खाली स्थान जल से भरे होते हैं एवं ऐसी मिट्टी अतिरिक्त जल की मात्रा को नहीं सोख पाती। दूसरा है भूमि क्षमता अवस्था, जो कि 50-50 होता है। विल्टिंग स्टेज, जब मृदा में वाष्पीकरण एवं पौधों द्वारा मृदा जल को ग्रहण करने के बाद जल का अभाव हो जाता है, उसे विल्टिंग स्टेज कहलाता है। और अगला है गुरुत्वीय जल, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पहुंचता है जड़ों तक। कोशिका जल, कैपिलरी जल और आर्द्रता जल और रसायन युक्त या रवे का जाल। इसी प्रकार वायु भी मृदा में उपस्थित होती है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की अवस्था 79.2%, ऑक्सीजन की 20.6 और CO2 की 0.25%। मृदा में सॉइल की अवस्थिति या वायुमंडलीय दाब ATM द्वारा भी किया जाता है और मृदा की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एयर पार्टिकल्स मौजूद होंगे जो कि उसे पोरोसी बनाएंगे। मृदा वायु पौधों के लिए आवश्यक कारक है, क्योंकि पौधों की एवं मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की जैविक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। पौधों और जीवाणुओं में वायु द्वारा अभिक्रियाएं जो कि निम्नानुसार है: जल अवशोषण, बीज अंकुरण, पौधों एवं जड़ों में वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की संख्या और कार्य वृद्धि, जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण, जड़ों का श्वसन, जीवाणु द्वारा श्वसन इत्यादि शामिल है। सॉइल ऑर्गेनिज्म आकार के अनुसार विभक्त किया जाता है, जैसे बड़े आकार में गिलहरी खरगोश, मध्य आकार में मकड़ी कुटकी और सूक्ष्म आधार में बैक्टीरिया कवक शैवाल, जो कि कार्य जैविक पदार्थों का वियोजन, पोषक तत्वों का चक्रण, वनस्पति एवं लकड़ियों का सड़ना गलना, ह्यूमस का निर्माण इत्यादि शामिल है। और शैवाल और काई किस प्रकार से कार्य करते हैं: जैविक पदार्थों की पूर्ति, बड़े पौधों का पोषण तत्वों का प्रदान करना, अप्रवाहित मृदाओं में वायु संचरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वर्धा में संचरण इत्यादि शामिल है। और मिट्टी के कणों को संगठित और स्थायित्व प्रदान करना, अर्थात घनत्व प्रदान करना। अगला है टाइप ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। यह मिश्रण पर आधारित होती है, अर्थात कणों के व्यास के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कई प्रकार की हो सकती है: बलुई मिट्टी, गाद मृदा, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चूना और कैल्शियम मृदा, ह्यूमस मृदा और सेलाइन एल्कली मृदा। बलुई मिट्टी में 80% बालू, 15% चिकनी मिट्टी होती है और गाद मृदा में चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी के बीच होता है। चिकनी मिट्टी में 50% चिकनी मृदा और 50% से कम गाद और कुछ बालू मिलाई हो सकती है। दोमट मिट्टी में 30 से 50% बालू, 30 से 50% गाद और 20 से कम चिकनी मिट्टी और 10 से 15% ह्यूमस पाई जाती है। और चूना और कैल्शियम में 90 से 100% तक कैल्शियम मौजूद होता है। और ह्यूमस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है। और सेलाइन और एल्कली मृदा में NaCl की मात्रा अर्थात लवण की मात्रा अधिक होती है। इसमें परासरण दाब अधिक होने के कारण पौधे जल को आसानी से अंतरापरासरण अर्थात एंडोओस्मोसिस द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसमें उगने वाले पौधे लवणोद्भिद कहलाते हैं, जिन्हें श्वसन मूल द्वारा पाए जाते हैं। अर्थात इन्हीं मिश्रणों के आधार पर मृदा की क्वालिटी और डिपेंड करती है कि वह जल धारण क्षमता कितनी रखती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना रखती है और पोरोसिटी घनत्व कितना रखती है और फसलों का उत्पादन कैसा होगा। सोइल अपरदन, यह सोइल इरोजन यह दो तरीके से होता है: भूमिकीय अपरदन और त्वरित अपरदन। भूमिकीय अपरदन में प्राकृतिक भूमिकीय प्रक्रियाओं की मृदा मंद गति के से अपरदन भूमिकीय अपरदन कहलाता है। और त्वरित अपरदन यह वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य एवं अन्य असंतुलित विकास कार्यों द्वारा तेज गति से होने वाले अपरदन को त्वरित अपरदन कहा जाता है। एक तरफ जहाँ जल अपरदन नम क्षेत्रों के ढालनुमा एवं पहाड़ी भूभागों की समस्या है, वहीं वायु अपरदन शुष्क तूफानी क्षेत्रों के चिकने एवं समतल भूभागों की समस्या है। इसमें भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता में ह्रास, मृदा लवणीकरण, कृषि क्षेत्रों में ह्रास, नदियों की तली का भराव, नदियों में बाढ़ के विस्तार एवं आवृत्ति में वृद्धि तथा जल भंडारों का भराव आदि प्रमुख शामिल है। साथ ही वनस्पति एवं जंतुओं के
प्राकृतिक आवास में भी संकुचन हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जलवायु, भूस्थलाकृति के कारक, मानवीय कारक और प्राकृतिक वनस्पति इनके प्रमुख कारक हैं। जलवायु कारकों में वर्षा की मात्रा, तीव्रता, अवधि, वितरण, मृदा अपरदन के स्वरूप एवं दर से प्रभावित करते हैं। यह गतिज ऊर्जा वाली जल बूंदें मृदाओं और अपरदन तेज रफ्तार से करती है। उदाहरण के तौर पर आकाश बादल का गिरना। भूस्थलाकृति कारकों में उच्चावचक, प्रवणता, ढाल इत्यादि शामिल होते हैं। ये केमिकल और फिजिकल गुण भी शामिल होते हैं। यह शैलों के प्रकार, आकार पर निर्भर करते हैं। अधिक लंबाई वाले ढालों पर कम लंबाई वाले ढालों की तुलना में मृदा अपरदन अधिक व्यापक रूप से होता है। प्राकृतिक वनस्पति अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार हैं। वनस्पति वर्षा जल को अवरोधित कर भूपटल को वर्षा बूंदों के सीधे प्रहार से बचाती है। वनस्पति की जड़ें मृदा कणों के पृथक्करण एवं परिवहन दर को घटाती है। जड़ों के प्रभाव के कारण कणीयन, मृदा क्षमता एवं छिद्रता में बढ़ोतरी होती है। मानवीय कारकों में जब कृषि भूमि प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थान लेती है तो वह मृदा को उस प्रकार से बांध नहीं पाती एवं कुछ पौधे कॉफी, कपास, सोयाबीन मृदा अपरदन को और खराब कर देते हैं। साथ ही ऊपरी मृदा के अनावृत होने से वह सूख जाती है। इरोजन के कुछ प्रकार निम्नानुसार हैं, जैसे कि वाटर इरोजन, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रेल इरोजन, गुलीज इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन। और भूस्खलन इरोजन और पवन अपरदन भी शामिल है। इरोजन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना, फसल उत्पादकता में कमी, सघन मृदा की कमी अथवा सघन मृदा के ऊपर पाए जाने वाली मुलायम मृदा का कमी होना, सघन मृदा में वृद्धि होना, जल स्तरीकरण का कम होना जिससे भूमि रिफिल, पेयजल का कम होना, भूस्खलनों का बढ़ना, वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती एवं जल भराव, लकड़ी की समस्या उत्पन्न होती है। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव एवं परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सॉइल कन्वर्जन में 3 प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि जैविक एवं कृषि ज्ञान उपाय, यांत्रिक उपाय और वर्धित ज्ञान। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे नए नए तरीके खोजे जाते हैं। जैविक और कृषि ज्ञान में फसल चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन जिसे कहते हैं, मिश्रित फसल, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग प्रोसेस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना, शेल्टर बेल्ट। और यांत्रिक में कॉन्टोर फार्मिंग द्वारा, शबद्ध मेड़ द्वारा अर्थात मेड़ की बनावट देना और क्रिस क्रॉस प्लगिंग द्वारा सीढ़ीदार खेती, समुच्चय मेड़ का निर्माण करना इत्यादि शामिल है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टोन की लाइन द्वारा, बंड द्वारा, ट्रेसिंग द्वारा, कैबिनियन द्वारा और कट ऑफ का अर्थात खेत के साइड में नाली का खोदना। काउंटर फार्मिंग द्वारा, ग्रास स्ट्रिपिंग द्वारा अर्थात ग्रास की स्ट्रिपिंग करना, स्ट्रिप क्रॉपिंग अर्थात एक जगह मक्का लगा दी तो दूसरी जगह सोयाबीन या गेहूं का बोना, सोयाबीन को नहीं बोया जाता, मक्का के साथ सर्दियों में गेहूं बोया जाता है इत्यादि का। ये स्ट्रिपिंग करना, कवर क्रॉप और ग्रास वाटरवेज द्वारा, ट्री प्लांटिंग द्वारा और मल्चिंग द्वारा। इस तरह से पत्थरों का जल भराव से भी जल कटाव का कम होना, बेसिन लिस्टिंग द्वारा, ये लाइन स्ट्रिप फार्मिंग द्वारा। ये स्ट्रिप फार्मिंग है, कॉर्न एक जगह है, एक जगह ओट्स एक जगह। इनमें स्ट्रिप फार्मिंग, स्टबल मल्चिंग द्वारा, कॉन्टोर बंडिंग टिलेज द्वारा और ट्रेसिंग द्वारा, बेसिन लिस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, स्लोप मैनेजमेंट द्वारा किया जा सकता है। उर्वरक जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों द्वारा सिंथेटिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस इत्यादि शामिल है, जो कि पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए
और कार्बनिक खाद, उर्वरक, खोए हुए पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करते हैं। इनका छिड़काव और सॉलिड जो कि हाथों से फेंका जाना इत्यादि शामिल है। मृदा के पोषक तत्वों को लेकर सोइल का टेस्टिंग होना आवश्यक है, अर्थात सोइल में किस चीज की कमी है, किन पोषक तत्वों की कमी है, यह जानना आवश्यक है। उसी के आधार पर कंपोस्ट, ब्लड मेटल, डोलमाइट, लाइमस्टोन, मैन्योर, अल्फा मील, चीटेड आयरन, बोन मेटल, लिक्विड सीड वुड्स, कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड ब्लेंड इत्यादि किसका फेंका जाना आवश्यक है, यह डिपेंड करता है। बायो फर्टिलाइजर में एजोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पर्म, मल्सिस, नीले हरी शैवाल, एजोला जैव उर्वरक, फास्फोरस विलेयत जैव उर्वरक, माइकोराइजल कवक, हरी खाद इत्यादि शामिल है। एल्गे बायो फर्टिलाइजर, फंगल बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, ये सभी तरह के मेटल से भरपूर पोषित होते हैं। बायो फर्टिलाइजर में नीम के काउडेंग, ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया, वर्मी कंपोस्ट, प्लांट टॉनिक, तंबाकू पाउडर, पोल्यूटेड डेंग और सीविड्स एक्सट्रैक्ट इस तरह से डाले जाते हैं। और ग्रीन मेन्योर, हरी खाद, जो कि उगाने में न्यूनतम खर्च होता है, इसका न्यूनतम सिंचाई, कम से कम पादप संरक्षण, खरपतवारों को दबाते हुए जल्दी बढ़त प्राप्त करने एवं विपरीत परिस्थितियों में उगने की क्षमता इत्यादि शामिल है। थैंक यू।